हाँ, आप लोग के बीच में ऋषभ जी आ गए। ऋषभ जी कैमरा को ऑन कर लीजिए। तो आपको हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग ऋषभ जी। कैमरा आपका ऑफ है, थोड़ा उसको, हाँ। चलिए, ऋषभ जी आपका परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। और Thank you, sir. Thank you. आज आपको Sir, स्टूडेंट। can you hear me? Am I audible? यस यस यस, आपकी आवाज़ आ रही है। गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग इवनिंग। सर। नमस्ते सर। और आज गुड आप इवनिंग सर। आज आपको Good evening. गुड इवनिंग सर। सुनने के लिए, आपके चंद शब्दों को जानने के लिए, सब ये स्टूडेंट हैं। किसी ने प्री निकाला है, किसी Okay. ने मेंस निकाला है, सब अंडर प्रोसेस लगे हुए हैं। बहुत ही स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के हैं। तो अब हम चाहेंगे अगली Okay, आवाज़ sir. आपकी रहे, तो थोड़ा आप इनको शेयर करिए। ठीक ठीक है सर। तो जैसे आप सभी मतलब परिचित होंगे कि एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है। अगर मैं अपना ब्रीफ बैकग्राउंड दूं तो मैंने 2019 में एनएलयू जोधपुर से अपना लॉ कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर मैंने आई हैव वर्कड एट सिरिल अमरचंद मंगलदास, ये कॉर्पोरेट लॉ फर्म है। मैंने ये यहाँ पे 1 साल काम किया था अमरचंद में, मुंबई में। उसके बाद फिर वहां पे काम करते करते आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई जॉब। थोड़ा मतलब मेरे को था कि अगर इतनी मेहनत करनी है तो अपने लिए क्यों ना करी जाए। तो फिर मैंने अगस्त में जॉब छोड़ दी थी, अगस्त 2020 में। और सितंबर 15 से मैंने अपनी तैयारी करना शुरू किया था। 15 सितंबर, मतलब 1 सितंबर 2020 से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी। तैयारी स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ बहुत ही बेसिक फंडास है कि जो एग्जाम मुझे लिखना है मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप नहीं, मतलब यू शुड नो द टेरिटरी आप जिससे युद्ध लड़ने जा रहे हो। तो अगर आपको पता ही नहीं है उसके बारे में तो आप नहीं ढंग से कर पाओगे आप। तो मैंने 15 दिन पूरा अपना ग्राउंड वर्क किया था कि मुझे कौन सा कंपटीशन लिखना है, क्या लिखना है, जिसके माध्यम से मुझे कुछ चीजें पता लगी थी जो मैं आगे बताऊंगा। तो वो फिर 15 सितंबर से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी। 2020 दिसंबर में मध्य प्रदेश का पहले प्रीलिम्स ड्यू था, वो वाला जो मैंने निकाला था। वो फिर पोस्टपोन होके, तो मेरी 3 महीने की तैयारी में तो मैं नहीं कर सकता था। मतलब मैंने तैयारी जीरो से स्टार्ट करी थी, स्क्रैच से, बिकॉज एनएलयू में भी प्रोसीजरल लॉज ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां पे कॉर्पोरेट कल्चर होता है। तो मेरे को बनना भी कॉर्पोरेट लगा था शुरुआत में, तो इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं किया था इस पे। तो मैंने तैयारी एकदम जीरो से स्टार्ट करी थी, जैसे आप लोगों ने करी होगी। बेसिक सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे कंपनीज एक्ट ढंग से आता था, मुझे सेबी आता था, बट मुझे प्रोसीजरल लॉज बिल्कुल नहीं आते थे। और क्योंकि 1 साल जॉब कर ली थी कॉर्पोरेट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी मैं सब भूल गया था। मतलब आप भी समझेंगे, जो लोग अगर जॉब कर चुके हैं तो दे वुड अंडरस्टैंड कि सब दिमाग से निकल जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने 15 सितंबर से जीरो से अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी। एमपी का जो प्रीलिम्स था, पहले मैंने फॉर्म भर दिया था कि एक बार, मतलब मैंने एमपी और राजस्थान, ये 2 कंपटीशन मैंने उठाए थे जो मेरे को लगे थे कि मेरी विदाउट कोचिंग मैं क्लियर कर सकता हूँ, जो मेरी रीच में थे और जो मिनिमम टाइम में निकाले जा सकते हैं। वो यही दोनों एग्जाम है, एमपी और राजस्थान। तो मैंने अपना स्टार्ट की प्रिपरेशन। लकीली ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया था। ये एग्जाम पोस्टपोन होकर मार्च 2021 में इसका प्रीलिम्स हुआ था। तो फिर मैंने 6 महीने जो मेरे पास थे उसमें मैंने अपना पूरा लॉ फिनिश किया। मैंने अपना जो जीके जीएस वगैरह जो जीके आती है वो वाला पोर्शन मैंने ढंग से अपना तैयार किया। और फिर इवेंचुअली मैंने अपना पहला प्रीलिम्स लिखा। मैं अंडर प्रिपेयर्ड था, बट लकीली चीजें मेरे फेवर में काम करी। आई हैड फ्यू एक्यूरेट बुक्स, और जो भी कुछ चीजें थी इट वर्कड इन माय फेवर, और प्रीलिम्स निकल गया था। फिर मैंने उस बार, जनरली क्या होता है, रिजल्ट के 50 दिन में एमपी का मेंस होता है, बट उस बार लकीली एमपी का मेंस कोविड की वजह से 100 दिन बाद हुआ, मतलब 3 महीने मिल गए थे। तो 3 महीने में फिर मैंने जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था वो मैंने किया, जिसमें मैंने फोकस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जिनके मैंने स्टैंडर्ड आंसर्स प्रिपेयर किए थे, जो कि एमपी के लिए इट्स बाइबल। मतलब एमपी के लिए अगर कंपटीशन निकालना है तो प्रीवियस ईयर आपके टिप पे होने चाहिए, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स, उसके बाद मैंने मेंस लिखा। और मेंस के बाद फिर मैंने फुल फ्लेजेड तैयारी के संग अपना पहला अटेम्प्ट लिखा राजस्थान का, जो कि नवंबर 28 को था। अगर आप लोगों ने दिया होगा आपको पता होगा, पिछले वर्ष नवंबर 28 को। इवन मैंने हरियाणा का सिर्फ दे दिया था मजे मजे में, बट मेरा मेन फोकस एमपी और राजस्थान थे।
तो हरियाणा में आई मैनेज टू स्कोर 390 ऑन 500, जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था क्योंकि वो मेरा फोकस ही नहीं था. राजस्थान वॉज माई फोकस, जिसमें मैंने प्रीलिम्स में 100 में से 92 मार्क्स स्कोर किए थे. तो 92 बिकॉज मैंने एग्जाम को समझ लिया था कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है. तो ये मेरा बेसिक बैकग्राउंड है. फिर एमपी मेंस का रिजल्ट आने में काफी टाइम था, तो मैंने राजस्थान मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी. राजस्थान मेंस मेरी काफी अच्छे तरीके से तैयार हो गया था, बट राजस्थान मेंस के 3 दिन पहले ही एमपी का फुल फ्लेजेड रिजल्ट आ गया था एंड आई लकीली मैनेज टू क्लियर द एग्जाम. तो फिर मैंने एमपी का मेंस नहीं लिखा राजस्थान का मेंस मैंने नहीं लिखा बिकॉज एमपी वाज माय फर्स्ट फोकस. तो दिस इज ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ. जो मैंने तीन कंपटीशन लिखे हैं अभी तक. एमपी, राजस्थान और हरियाणा मेरे तीनों के प्रीलिम्स निकले थे और एमपी मेरा पूरा हुआ, तो राजस्थान फिर मैंने आगे नहीं लिखा. दिस इज अबाउट माई ब्रीफ बैकग्राउंड. एक बार मैं 2-3 चीजें जो मेरे दिमाग में वो बता देता हूँ, फिर जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे एक बार वन बाय वन आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर देम. ग्राउंड रिसर्च के दौरान जो कुछ चीजें मुझे पता लगी वो ये है, और वो जानना बहुत जरूरी है, कि अगर आपको लगता है कि हिंदी स्टेट है, आप हिंदी स्टेट स्पीकिंग से हो, तो आप सारे एग्जाम्स लिख दोगे, ये गलती है. क्योंकि आप सभी लोग एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और यूपी, बिहार सबके लिए एलिजिबल हो सकते हो आप लोग, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड. और अगर आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो फिर आपको और ढंग से समझना पड़ेगा कि इन एग्जाम्स को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं. जितने भी जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, हिंदी स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ, जो कि मेरी खुद की ग्राउंड रिसर्च थी. पहली कैटेगरी होती है दिल्ली और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश. ये 3 एक कैटेगरी में आते हैं बिकॉज ये तीनों हाईली कंसेप्चुअल एग्जाम्स हैं. इसमें बेयर एक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसमें आपको देयर इज समथिंग बियॉन्ड बेयर एक्ट, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेंस में इसमें बेयर एक्ट दी जाती है आपको. तो अगर मेंस में बेयर एक्ट दी जाएगी तो डेफिनेटली सवाल जो होंगे वो बेयर एक्ट से आगे पूछे जाएंगे. तो ऐसे एग्जाम के लिए कोचिंग की आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज यू नीड समवन जिसने पहले कुछ सालों तक रिसर्च करी हो इस एग्जाम पे और जो आपको समझा पाए. दिस इज फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एग्जाम. देन सेकेंड कैटेगरी ऑफ, आई विल रिपीट फॉर अदर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जुडिशियल सर्विसेज. जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, आप आंखें बंद करके सारे एग्जाम्स पे फोकस नहीं कर सकते हो, आपको उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन टाइमली चाहिए तो. क्योंकि आज की तारीख में इतनी जनता अपेयर कर रही है और इतने लोग फोकस तैयारी कर रहे हैं कि जो इंसान सोच रहे हैं कि मैं सारे एग्जाम लिख दूंगा, वो नहीं होगा, क्योंकि आप किसी एक एग्जाम को पिन पॉइंटेड प्रिपेयर कर ही नहीं पाओगे. आई गिव यू एन एग्जांपल. जैसे मान लो मैंने जब एमपी प्रीलिम्स लिखा था, मेरे टाइम कट ऑफ गई थी 115, मेरे थे 121. चलो अगर मान लो मेरे 114 नंबर होते तो मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया. अब अगर मान लो उसके बाद राजस्थान आया, हरियाणा आया, दिल्ली आया, हिमाचल आया, मैं सारे एग्जाम मान लो देता जाता. अब क्योंकि हर एग्जाम की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, तो मैंने किसी के लिए फोकस तैयारी तो नहीं करी, तो मेरे वो एग्जाम भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि हर एग्जाम अपनी डेडिकेटेड तैयारी मांगता है. और जब 1 साल बाद वापस एमपी लिखने का टाइम आया, तो मैंने तो इफेक्टिवली, कहने को मैं सेकंड अटेम्प्ट दे रहा हूं, बट मैं तो आई एम एज फ्रेश एज अ फ्रेशर. मतलब मैं तो फर्स्ट अटेम्प्टर की तरह हुआ, बिकॉज मैंने अपनी खामियां तो भरी नहीं ना, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूं. तो मैंने एक भी एग्जाम पे प्रॉपरली फोकस ही नहीं किया. तो जब मैं सेकंड टाइम अपना एमपी लिखूंगा तो आई एम एज गुड एज अ फ्रेशर. जैसा उसको पता है वैसा ही मुझे पता है, तो मैं सेम पेडिस्ट्रियन पे हूँ. इसीलिए आप समझोगे लोगों के प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाते हैं अगेन एंड अगेन, बिकॉज वो लोगों की टेंडेंसी रहती है कि जौन सा एग्जाम आ रहा है आप वो देते चले जाओ. तो देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ लूजिंग आउट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक एग्जाम में आपको अपनी अगर चांसेस बढ़ाने हैं तो वो फियर आपको लेना पड़ेगा. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 उंगलियों में आप घी रख लो, ऐसा नहीं होता. आपको डेडिकेटेडली पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी. तो मेरी जो कैटेगराइजेशन थी, पहली थी दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल. ये हाईली कंसेप्चुअल एग्जाम है, इनमें मेंस में बेयर एक्ट मिलती है, तो ये एक कैटेगरी हो गई. हाँ, सेकेंड कैटेगरी ऑफ एग्जाम इज यूपी एंड बिहार. ये ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें लंबे लंबे आंसर लिखने होते हैं, लेकिन इनमें जीएस जीके बहुत आता है. इनके प्रीलिम्स में भी जीके जीएस बहुत आता है और इनके मेंस में भी जीके जीएस बहुत आता है. तो वो अपना ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एग्जाम हो गया. एक्सक्यूज मी. तो उसकी अपनी अलग तैयारी लगेगी, बिकॉज अगर आपको लगे कि मैं लॉ कर लेता हूं
एक महीना जीके जीएस पढ़ के दे दूंगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि जीके जीएस अपने में एक भारी पेपर है, और अगर वो नहीं निकलेगा तो लॉ कितना ही पढ़ लोगे फायदा नहीं है। तीसरी कैटेगरी ऑफ एग्जाम है एमपी, राजस्थान और टू एन एक्सटेंट उसमें छत्तीसगढ़, जो मैंने पकड़ी थी। ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम है। इन एग्जाम में ज्यादा ट्विकिंग नहीं है। एमपी के प्रीलिम्स में थोड़ी सी जीके आती है, बट वो मैनेजेबल है। वो 15-20 नंबर की जो जीके है वो मैनेजेबल है। हरियाणा में हिंदी आती है, वो भी मैनेजेबल है। तो ये तो ऐसे एग्जाम्स हैं जो बिना कोचिंग के सिर्फ लॉ पे फोकस करते हुए निकाले जा सकते हैं, मतलब मेरी गणना के अनुसार। तो इसीलिए मैंने ये तीसरी कैटेगरी पकड़ी, राजस्थान और एमपी की, जो मुझे मेरी समझ के अनुकूल बहुत इफेक्टिव लगी। तो आप लोगों के लिए पहली अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरे को, मैं आप सबसे छोटा हो सकता हूं, विच इज द पॉसिबिलिटी, बट दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दीज एग्जाम्स। मुझे ये समझ में आया कि ये कैटेगराइजेशन समझना बहुत जरूरी है। और जो लोग इनको मिंगल कर देते हैं, जैसे मैं काफी लोगों से बात करता हूँ अब सिलेक्शन के बाद, तो मैं पहला सवाल ये पूछता हूँ कि आपका टारगेट स्टेट क्या है। तो लोग बोलते हैं कि यूपी करना है, राजस्थान करना है और दिल्ली करना है। तो मैं सर पकड़ लेता हूँ कि यार ये तो तीनों ही एग्जाम्स अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो आप कैसे, हाउ वुड यू बी एबल टू मैनेज ऑल दीज 3 एग्जाम। क्योंकि मेरा भी हरियाणा और राजस्थान दोनों का प्रीलिम्स निकला हुआ था साथ साथ में। अब अगर मैं दोनों नाव पे पैर रखता तो मैं कभी मेंस निकाल ही नहीं पाता, क्योंकि दोनों की अप्रोच एकदम अलग है। जहां राजस्थान और एमपी के लिए मुझे बेरेक्ट रटनी है, वहीं पे दिल्ली और हरियाणा के लिए मुझे केसेस पढ़ने हैं, मुझे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है। बेरेक्ट से कुछ नहीं होगा, बिकॉज बेरेक्ट तो एग्जाम में ही मिल जाएगी। तो आप इन दोनों एग्जाम्स को साइमल्टेनियसली चला ही नहीं सकते। और एक और मिथ होता है कि प्री निकाल लेते हैं फिर बाद में देखेंगे। फायदा क्या है, जब तक मेंस नहीं निकलेगा प्री आप कितने भी निकाल लो, फायदा क्या है। बिकॉज अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर एम्बिशन आपका जज बनना है, तो वो तो तीनों स्टेज क्लियर होने के बाद ही पूरा होगा ना। प्रीलिम्स निकाल के तो आप कुछ नहीं असर्ट कर पाओगे। प्रीलिम्स निकल गया, इट्स अ फर्स्ट लेवल क्लियर, बट इफ यू नो कि सेकेंड लेवल पे आप फेल हो ही जाओगे, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं बचता ना उस चीज का। तो इसीलिए बहुत ही, मतलब मेरे ख्याल से जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, स्टेट चुनना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए क्लैरिटी बहुत चाहिए दिमाग में। सो दैट इज व्हाट माय फर्स्ट थिंग। उसके बाद सेकंड चीज जो मेरे दिमाग में थी वो था, आई विल जस्ट रेफर टू वन सोर्स। वो एक सोर्स पढ़ाई का आपका कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी योर कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो सर के पढ़ाए नोट्स हो सकते हैं, वो खुद से कोई रेफर की किताब हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। पर पढ़ना अपन को एक ही सोर्स है। 10 सोर्स से पढ़ोगे तो बात नहीं बनेगी। पर इसी में मैं ऐड करूंगा, देयर इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन इन अमंग्स पीपल कि मैं सीपीसी के लिए टकवानी पढ़ लेता हूँ, मैं आईपीसी के लिए केडी गौर पढ़ लेता हूँ, मैं सीआरपीसी के लिए ये पढ़ लेता हूँ, केलकर पढ़ लेता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो रेफरेंस बुक्स होती हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी जरूरत होती है हमें रिसर्च पेपर और मूट कोर्ट के लिए, या फिर जब आप लिटिगेशन करते हैं उसके लिए। ये किताबें एग्जाम में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि उतना डीप ना तो एग्जाम में पूछा जाता है और ना ही आप वो सब रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में। आप एग्जाम में वही कर पाओगे जो आप एक रात पहले रिवाइज कर सकते हो। जितना सारा आप रिवाइज कर सकते हो एक रात पहले, आप वही रेप्लिकेट कर पाओगे एग्जाम में। ये मेरी समझ थी। तो अगर आपने 10 सोर्स से पढ़ लिया है, अगर आपने मोटी मोटी किताबों से पढ़ लिया है, तो वो कभी आपको, मतलब वो फिर इट विल टेक ईयर्स फॉर यू टू मास्टर दैट एग्जाम। वो पहले टाइम में तो नहीं निकलेगा। So that's where the importance of teacher like sir comes into picture, कि जो आपको पूरा समझ के सटीक बताते हैं और फिर आप उनके नोट्स बनाते हो, फिर आप वो रेफर करते हो और आप बस उतना पढ़ के ही आप अपना एग्जाम दे के आते हो। So this is something which is very important, you need to understand। ये तो ही पहली बात हो गई एग्जाम की कैटेगराइजेशन। दूसरी बात हो गई कि आपको एक सोर्स ही रेफर करना है, और तीसरी बात हो गई कि अपन को रेफरेंस बुक नहीं रेफर करनी है, क्योंकि वो जो चीज है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हेल्प नहीं करेगी। क्योंकि एग्जाम में राजस्थान में सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज दिस, व्हाट इज प्रॉपर सूट, व्हाट इज दिस। तो डायरेक्ट है यार वो क्वेश्चन। तो अगर उसमें आपको बेसिक भी पता है कि एमपी में क्वेश्चन आया था ड्यूटीज एंड पावर ऑफ रिसीवर, तो सीधा आपको पता है ऑर्डर 40 लगाना है, जो भी लगाना है सीधा डायरेक्टली आपको। एंड एमपी और राजस्थान दोनों ऐसे एग्जाम है जिनको सिर्फ और सिर्फ बेरेक्ट चाहिए। मैंने अपने क्रिमिनल के पेपर में एक भी केस नहीं लिखा था। I'll again make myself very much clear,
मैंने क्रिमिनल के पेपर में एक भी केस लॉ नहीं लिखा था, क्योंकि मेरी तैयारी 9 महीने की थी। 9 महीने की तैयारी में तो आपका सिलेबस पूरा नहीं होता है। तो जब मैं पर मेरे को बेयर एक्ट ढंग से मैंने रट ली थी सारी। चौथी चीज, व्हेन आई से बेयर एक्ट रटना, इट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोविजन में क्या दिया है। बट इट डज नॉट मीन कि आपको वर्बैटम रटना है बेयर एक्ट से, नहीं। आप बेयर एक्ट के सारे पॉइंट्स लेके, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया था एमपी में, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, ये सेक्शन 321 है सीआरपीसी का। अब इसमें मुझे पता है कि इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो मैं, क्योंकि मैं 50 बार बेयर एक्ट रिवाइज करूंगा, तो मेरे को वो 4 पॉइंट कहीं ना कहीं दिमाग में याद हो जाएंगे। बट एग्जाम में मुझे वो चारों पॉइंट लिखने हैं, अगर मुझे 4 में से 3 अंक चाहिए। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो नंबर अपने आप कटेंगे। लेकिन नो वन इज एक्सपेक्टिंग कि तुम एज इट इज वर्ड्स लिख के आ जाओ जैसे बेयर एक्ट में लिखे थे, वो नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि आप अपनी भाषा में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेक्शन 320 देखोगे, सीआरपीसी का कॉम्प्रोमाइज से बात करता है, उसमें 10 सब सेक्शन है। वो आपको 10 के 10 पता होने चाहिए। मुझे रटे हुए थे, आपको भी रटे। और ये व्हेन आई से रटना कैसे होता है, ये आप किताब लेके बैठोगे नहीं, ये आप बेयर एक्ट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे। क्योंकि एमपी और राजस्थान बेयर एक्ट बेस्ड एग्जाम है, तो हम बेयर एक्ट में ढील नहीं दे सकते। बेयर एक्ट हमारे टिप पे होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कि, मतलब मेरे पापा और मैं ये रैंडमली बहुत करते थे कि वो मुझे रैंडमली, ऐसे मैं सो के उठा तो वो मुझसे रैंडमली एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी या कोई भी सेक्शन पूछ लेंगे, ऑर्डर पूछ लेंगे, और मैं इमीडिएटली बताऊंगा। तो अगर मैं सो के उठ के वो चीज बता सकता हूँ, तो एग्जाम में तो मैं कर ही लूंगा। दैट्स बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट दो सर्कमस्टांसेस जब मैं एग्जाम में हाईली पैनिक्ड हूँ, जब मेरा टाइम मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है। और जो मैंने एमपी का एग्जाम लिखा था, उस टाइम मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, तो वो चीज बहुत हेल्प करती है। तो ये तो हुआ रूल 4। अब मेरे हिसाब से तैयारी के 4 पिलर्स होते हैं, जो मैंने राजस्थान में फॉलो किए थे और मैंने रिजल्ट भी निकाला उससे। पहला होता है कि आप अपने नोट्स ढंग से पढ़ें। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एमपी एंड राजस्थान। आपके नोट्स कम से कम 3 बारी आपके पढ़े होने चाहिए, चाहे वो किसी किताब से पढ़ रहे हो। किताब भी हमेशा जो स्टैंडर्ड जुडिशरी प्रिपरेशन की आती है, नॉट रेफरेंस बुक्स, या सर के नोट्स हैं, जो भी है वो कम से कम 3 बार पढ़ें। इसका रीजन, इसके 2 रीजन होते हैं। पहला तो ये होता है, जब आप नोट्स पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, मान लो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ही, तो अगर मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि ये चीज क्या है, तो मैं वो लिख ही नहीं पाऊंगा वो चीज ढंग से अपने आंसर में। पहला। या फिर और कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछ लिया डाइंग डिक्लेरेशन, सबको पता है 32 क्लॉज 1 एविडेंस एक्ट, लेकिन जो उसमें दिया है सेक्शन में वो बहुत कम है, वो 3 लाइनों में दिया हुआ है, मैक्सिमम 4 लाइनों में। यही क्वेश्चन अगर 4 नंबर का आता है तो हमें 1 से 1.5 पन्ना भरना है। तो जब तक आपने नोट्स नहीं पढ़े होंगे, आपके पास दिमाग में कंटेंट नहीं आएगा कि मैं मेंस में क्या लिखूं। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं डाइंग डिक्लेरेशन का आंसर लिखूंगा तो पहले, सबसे पहले मैं सेक्शन लिख दूंगा कि भाई 32 क्लॉज 1 में दिया है, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर मैं बताऊंगा कि इसकी पॉलिसी क्या है, कि भाई पहला होता है कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल एविडेंस, दूसरा होता है कि नो वन इज प्रिज्यूम टू डाई विद लाई ऑन हिज लिप्स, तीसरा होता है ये, 2-3 इसके पॉलिसी रीजन बता दिए। फिर जो ingredients as to cause of his death and circumstances leading to transaction of death, इन दोनों पे मैं एक एक केस लॉ दे दूंगा। से फॉर एग्जाम्पल एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ आर वर्सेस एंड्रयूज, जितना मेरे को याद है कि वो बंदा मरा तो उसने साथ साथ ही बता दिया कि मेरी मृत्यु का कारण ये है। फिर अगर मान लो मैं उसकी बात करूं, क्या नाम है, सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू ट्रांजेक्शन, तो वो कौन सा, आई थिंक पुल्लू कोरी कोटैया, पता नहीं जो कौन सा केस है वो मैं भूल रहा हूँ अभी। तो उसमें वो बोलता है अपनी बीवी को बता के जाता है कि मैं, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है, मैं पैसे लेके आता हूँ उससे। तो वो कौन सा केस है ये? पाकला नारायण स्वामी। हाँ, पकाला नारायण स्वामी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट के संग में ये केस लिखूंगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड चीज है। अब मैंने ये बता दिया, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा कि भाई मैंने इंपॉर्टेंस बता दी। फिर मैं, अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा है कि मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन है, तो मुझे उसके लिए केस दिमाग में होना चाहिए, कमला वर्सेस जो भी है। तो ऐसी आपके दिमाग में ये आंसर फ्रेम होने चाहिए। पर अगर मान लो आपने नोट्स नहीं पढ़े हैं, तो आप एग्जाम में उतना लिख ही नहीं पाओगे जितना क्वेश्चन की नीड है। से कॉम्पोजिशन आया सेक्शन 320, तो वहां तो अपने पास, कैन यू हियर मी? हाँ, अगर मान लो सेक्शन 320 आया तो वहां तो अपने पास 10 सब सेक्शन है, तो वहां हम कागज भर सकते हैं। लेकिन जब
ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पे बहुत कम दिया हुआ है, तो वहां पे सर के नोट्स या फिर जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वो काम आता है, बिकॉज वहां पे फिर आप बताते हो कि हाँ ये चीजें भी हैं जो इसमें ध्यान दी जा सकती हैं। तो दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज बेयर एक्ट। बेयर एक्ट टिप्पे होने चाहिए, मतलब बेयर एक्ट अगर टिप्पे नहीं है तो आप भूल जाइए एग्जाम निकलेगा। स्पेसिफिकली, मोर स्पेसिफिकली अबाउट राजस्थान, राजस्थान का तो क्वेश्चन देखते ही आपको सेक्शन लिखना होता है, मतलब ये दोनों ऐसे एग्जाम है कि बिना बेयर एक्ट के निकलेगा ही नहीं। तो स्टेप 1 हो गया, आप अपने नोट्स ढंग से पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, समझेंगे कि किस चीज का क्या एसेंस है, ताकि आपको अगर से मान लो रिसीवर का था, मुझे अगर मान लो फंक्शंस एंड ड्यूटीज विद ऑर्डर में रूल, जैसे रूल 5 है, रूल 3 उसमें बताया हुआ, अगर मुझे वैसे याद भी नहीं आ रहा है तो भी एटलीस्ट मेरे को अगर कॉमन सेंस होगा तो मैं लिख दूंगा कि ऑफिसर ऑफ कोर्ट होता है, उसकी कस्टडी में प्रॉपर्टी होती है, उसकी इजाजत के बिना आप प्रॉपर्टी छू नहीं सकते, वो प्रॉपर्टी को लेके ही हैज ऑल द राइट्स इन प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ओनरशिप। तो ये कॉमन सेंस से मैं लिख रहा हूँ, ये किताब में नहीं लिखा है। तो अगर ऐसे कंसेप्ट पता होंगे तो काफी सारी चीजें कवर कर लेंगे। ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर आप करेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एमपी के लिए ये बहुत जरूरी है। एमपी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। मेरे मेंस में सिविल के पेपर में 35 मार्क्स के क्वेश्चन आउट ऑफ 100 वाज फ्रॉम प्रीवियस ईयर। पहला क्वेश्चन था सेक्युलरिज्म के बारे में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेके जो भी आपका 28-29 तक होता है, 28 तक होता है, वो सारे आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए। आप वो लिखोगे, फिर एक दो केसेस लिखोगे। फंडामेंटल ड्यूटीज आया था उसमें, वो आपको ऐसे, मेरे को तो 11 की 11 याद थी। तो ऐसी चीजें दे गिव यू एन एज। आप जब उन्हें बार बार रिवाइज करोगे तो आपको वो चीजें याद हो ही जाएंगी अपने आप। फिर आपके सिविल में टीपीए में सेक्शन 14 वाला क्वेश्चन आया था, अनबॉर्न बेबी। ये सारे प्रीवियस ईयर थे, क्योंकि मेरे को इन सबके आंसर रटे ऑलरेडी मेरे दिमाग में थे। तो मेरे को एग्जाम में ना वो जो एक लोग देख के चौंक जाते हैं, ओ माय गॉड ये क्या आ गया, यार आंसर सोचना पड़ता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप फटाफट आपके हाथ चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये तीसरी चीज है, प्रीवियस ईयर सारे आपके टिप पे होने चाहिए। और चौथा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मॉक टेस्ट। जितने आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना आपका गेम स्ट्रांग हो जाएगा। ये चारों चीजें अगर आप कर लेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई एग्जाम, जुडिशरी का ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जो ना निकले, क्योंकि इसे मैंने, और ये इट अप्लाइज फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। मैंने राजस्थान में से अप्लाई किया तो मेरे मार्क्स में वो दिखा, मेरे 92 थे मेरे, और मेरे लैंग्वेज में पूरे मार्क्स थे। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि अगर ये चारों अगर आप चीजें करेंगे, लाइक दीज 4 पिलर्स इफ यू फॉलो, तो एग्जाम की तैयारी में कुछ कमी नहीं रह जाएगी। ये बाकी जो मोटी मोटी चीजें जो मेरे कंसेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए, कि बुक्स रेफर नहीं करनी है एज सच, क्योंकि उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। एक सोर्स को रेफर करना है, एग्जाम्स की क्लासिफिकेशन समझनी है, और बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी चीज से। मतलब हमें बस इन एग्जाम्स के लिए हमें चीजों का आइडिया होना चाहिए, और अगर आपकी बेयर एक्ट में कमांड है तो आप ये कर ही लेंगे आप। तो दिस इज लाइक ब्रॉडली व्हाट आई न्यू अबाउट द एग्जाम। एग्जाम के बाद इस बार एमपी प्रीलिम्स के लिए मैंने काफी लोगों को गाइड किया था, काफी लोगों के अच्छे खासे, मतलब जिनको मैंने जो कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई थी और भी कुछ कुछ चीजें, तो काफी लोगों के प्रीलिम्स निकले हैं ये 4 पिलर स्ट्रेटेजी फॉलो करके। और सेम राजस्थान में मैंने भी इस बार 4-5 लोगों को मेंस के लिए गाइड किया था, उनमें 4 लोगों के मेंस भी निकले हैं, क्योंकि फंडा अपन को यही करना है। अगर आप ये प्रॉपरली कर लोगे, और सबसे बड़ा रूल होता है क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट होने चाहिए। क्वेश्चन छूटेगा तब अपने आप रेस से बाहर हो जाओगे, वो नहीं छूटना चाहिए। तो अगर आप ये मोटी मोटी सारी चीजें ध्यान में रख लेते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन देखते ही आप सबसे पहले सेक्शन आप लिख के उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इफ रिक्वायर्ड केस लॉ दे देते हैं, और आप मतलब इतना अगर आप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से मेंस इजीली निकलता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड व्हिच आई वांटेड टू कन्वे। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप वन बाय वन पूछ लीजिए, मैं उनको आंसर कर देता हूँ। पूछ लीजिए। नेहा शर्मा। जी 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 सर। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं सर से पढ़ रही हूँ अभी, लास्ट सितंबर से ही मैंने स्टार्ट किया है, और सर तो बहुत बेटर पढ़ाते हैं नो डाउट।
तो उससे मेरी प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन अभी मैंने लास्ट 2 मंथ से यहाँ पे अशोक नगर डिस्ट्रिक्ट में जो बेस्ट एडवोकेट है यहाँ पे, जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे केसेस रहते हैं, उनके पास मैंने जाना स्टार्ट किया है। तो मैं इवनिंग में 7:30 to 10 उनके पास बैठती हूँ और मैं वहाँ पे फाइलें वगैरह रीड करती हूँ, और उसके बाद वो भी मुझे एक्सप्लेन वगैरह करते हैं। वो मुझे कितना हेल्पफुल है इस एग्जाम के लिए, वो है या नहीं है? मैम नहीं, तो इस एग्जाम के लिए मेरे ख्याल से ये बिल्कुल, मतलब ये जितनी मेरी लिमिटेड समझ है, आपको समझना पड़ेगा कि जो रेलिवेंट सिलेबस है ना, उस सिलेबस को मेरा जैसा बच्चा, जैसे मैंने क्योंकि 5-6 महीने में निकाला, तो मैं 15-16 घंटे सिर्फ यही पढ़ता था। तो मेरा जैसा बच्चा, देखो पीपल लाइक मी आर योर कॉम्पिटिटर्स, है ना? तो अगर मेरा जैसा बच्चा दिन के 15-16 घंटे सिर्फ यही पढ़ रहा है जो रेलिवेंट है, जो एग्जाम में आना है, तो आप समझो अगर आप 3 से 4 घंटे अगर आप उस चीज में दे रही हो जिससे बस आप कुछ जेनरिक कॉन्सेप्ट समझ रही हो, मतलब आपको वो फाइल समझाते हैं, वो कुछ जेनरिक आपको समझ में आ रहा है, तो वो इट माइट मेक यू अ वेरी गुड लॉयर, वो आपको बहुत बड़ी बना सकता है। या हेलो, हेलो जी सर। हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वो चीज आपको बहुत बढ़िया वकील बना सकती है, या वो चीज आपको फ्यूचर में बहुत बढ़िया जज भी बना सकती है, आई डोंट डिनाई इट। बट कंपटीशन लेवल पे पहला स्टेप है कंपटीशन निकालना। तो वहां पे आप compete कर रहे हो हम जैसे लोगों से जो डेडिकेटेडली इसी पे लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, अनलेस अगर आपको लगता है बहुत हेल्प हो रही है, तो आई डोंट नो, बट हाँ नहीं सर, टू माई मैंने मुझे लिमिटेड अभी लास्ट अंडरस्टैंडिंग। 2 मंथ ही हुए हैं, इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि वो हेल्पफुल रहेगा या नहीं रहेगा इस एग्जाम के लिए। नहीं मैम, क्योंकि इस एग्जाम की बहुत ही स्पेसिफिक और लिमिटेड तैयारी है, और उस चीज को आपको बार बार पढ़ना है। मेरा सिलेक्शन का रीजन यही था कि मैंने बहुत पिन पॉइंट की चीजें, और मैंने इन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, एक बार दो बार, मतलब बेरेक्ट मैंने उतने टाइम में कम से कम 20-30 बार रिवाइज कर ली थी। तो वही एक तरीका है जो आपको सिलेक्शन कराएगा। उसके अलावा आप जो भी पढ़ रही हैं वो एज अ पर्सन माइट ऐड टू योर नॉलेज, बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैम इट माइट नॉट बी वेरी यूजफुल। ठीक है सर, यही मैं जानना चाह रही थी। राइट मैम। थैंक यू सर। चलिए, आप में से किसी और को पूछना हो? सर, मुझे ना डायरेक्ट समझ नहीं आते हैं, मैं बुक से ही पढ़ता हूँ और मुझे सेक्शन याद नहीं होते हैं। तो डायरेक्ट पहली बार में समझना तो बहुत मुश्किल है, वो तो डायरेक्ट पहली बार में तो कोई नहीं समझ सकता है, तो वो समस्या सभी के संग आती होगी। तो इसीलिए क्या होता है, दो चीजें होती हैं, या तो आप किताब से पढ़ते हैं, या आप किसी उस व्यक्ति से पढ़ते हैं जिसको वो चीजें ऑलरेडी समझ में आ चुकी हैं। जैसे सर हैं, तो या तो आप अगर सर से पढ़ रहे हैं तो सर उसे सिंप्लीफाई करके आपको समझाएंगे और उसके आगे पीछे की चीजें बताएंगे, तो आप उससे कंसेप्ट समझेंगे। जब आप कंसेप्ट समझ गए फिर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। या जब किताब से पढ़ते हो, तो मैं तो ये कहता हूं कि देखो, दो चीजें होती हैं, कोचिंग करनी है कि नहीं करनी है, इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका है। वो सिंपल तरीका ये है कि अगर आपको, मतलब मेरी वीडियो चली गई क्या? जी सर। यस सर। हाँ, आपका कैमरा ऑफ लग रहा है, वीडियो नहीं चल रही है। अभी भी ऑफ है? हाँ, वीडियो ऑफ जी है, सर। ऑडियो तो चल रहा है, वीडियो ऑफ है आपका। आई थिंक कुछ नेट कश होगा, वो आ जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, आप तो बताते रहिए। जी सर, हाँ, आपका वीडियो आ भी रहा है और जा भी रहा, मतलब कट कट के मतलब आ जा रहा है आपका वीडियो अच्छा पहले से भी। अच्छा जी। अच्छा, चलो अभी आ जाएगा। तो आपका देखो, मेरे ख्याल से, मेरी समझ के हिसाब से इसका फंडा ये है कि जब मतलब अब जब मेरे से लोग पूछते हैं कि कोचिंग करनी चाहिए कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आपको खुद से पढ़ के लॉ समझ में आता है, क्योंकि एवरीवन इज देयर बेस्ट जज, मतलब हर कोई अपने आप को भली भांति समझता है। मैं आपके सामने ब्लफ कर सकता हूं, मैं सर के सामने ब्लफ कर सकता हूं, पर मैं अपने सामने कभी ब्लफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज मुझे आती है वो आती है, जो चीज नहीं आती है वो नहीं आती है। तो अगर आपको खुद से लॉ पढ़ के समझ में आता है और आपके दिमाग में वो चीज भली भांति घुसती है, तो आप किताब से पढ़ के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद से वो चीज समझ, जैसे मेरे को खुद से समझ में आती थी, मुझे पता था कि मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेज पे चलूंगा तो मैं अपने संग जस्टिफिकेशन नहीं करूंगा, मैं खुद ही पढ़ता था क्योंकि मेरे को खुद से लॉ समझ में आता था। और इसमें कुछ गलत नहीं है,
अगर खुद से समझ नहीं आता तो दैट डजंट मीन, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो कोचिंग वाले ही निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कोचिंग करना कोई गलत बात थोड़ी है। बट मैं कह रहा हूँ कि एकेडमी से कोचिंग लेता हूँ सर। अच्छा, तो जी फिर आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं फिर आप बुक मत पढ़िए, क्योंकि बुक भी पढ़ेंगे कोचिंग भी लेंगे तो फिर आप अगेन यू आर ब्रिंगिंग इनटू टू सोर्सेज। तो कोचिंग लेने से पहले ही आपको, अगर आपको लगता है कि कोचिंग उतनी बढ़िया नहीं है तो फिर आपकी गलती है कि आपको कोचिंग लेने से पहले पूरा ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए था कि क्या वो वर्क है कि नहीं है, क्या मुझे समझ में आता है कि नहीं है। तो अगर एक बार तो सर कोचिंग मैं लेना पढ़ना छोड़ हाँ कर नोट्स लिखा तो फिर कोचिंग करूँ मैं? हाँ, जो देखो ऐसा है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है आप उसके नोट्स ढंग से बनाइए और सिर्फ उसी से पढ़िए। जब उसमें कुछ डाउट है तो वो आप टीचर से पूछिए, अगर टीचर ना बता पाए फिर किताब खोलिए, क्योंकि वही एक्सरसाइज दो दो तीन तीन बार करने का कोई पॉइंट नहीं है ना। आप पहले क्लास अटेंड कर रहे हैं, जी वहां टाइम लगा, फिर आपने नोट्स बनाया वहां टाइम लगा, फिर आपने किताबें खोली वहां टाइम लगा, फिर उससे लिखा वहां टाइम लगा। तो जो आपने साइकिल इतनी लंबी कर दी, वहां मेरा ऐसा इंसान जो डेडिकेटेडली कर रहा है वो तो सिर्फ एक ही रीडिंग में उतना पढ़ ले रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा ये कंपटीशन, इट्स अ वेरी बिग कंपटीशन जहां पे आप compete कर रहे हो औरों के संग। तो आपको अपना टाइम बचाना है और आपको मिनिमम सोर्स से आपको स्ट्रीमलाइन करके पढ़ना है। इफ आई एम क्लियर टू यू। जी 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 सर जी। और आप में से थैंक किसी यू को सर। नेक्स्ट स्टूडेंट? थैंक यू यस सर। हाँ बोलिए। यस हाँ सर, बोलिए सैयद जी। मेरे को तो पढ़ने में सर याद हो जाती है, डायरेक्ट लैंग्वेज भी याद हो जाती है सर, लेकिन 2-3 दिन बाद सब कुछ भूल जाता है, फिर हाँ रिवीजन करना पड़ जाता है सर, वैसे ही। तो सैयद जी ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आज सर बैठे हैं, अगर मैं सर को भी कोई चीज ऐसे दे दूं, डायरेक्ट पढ़ने को दे दूं, और अगर सर भी 1 महीना ना देखें तो सर भी भूल जाएंगे। सर क्या कोई भी भूल जाएगा। तभी तो आप देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर कोर्ट में जजेस डायरेक्ट अपने साथ लेके बैठते हैं। तो अगर आप उस चीज को बार बार अगर आप पढ़ के भूल रहे हैं तो ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये तो बहुत स्वाभाविक है और ये सबके संग होता है। ये आप क्या, ये किसी के संग भी होगा, इवन मेरे संग भी होता है। तो उसका तोड़ ये है सैयद जी कि आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए। आप उसको, उसका कुछ आप नोट्स बना लीजिए, कुछ शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए जैसे आप याद कर सकते हैं, और उसे आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। इसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब बैरक के सेक्शंस याद करने का एकमात्र तरीका है, वो है बार बार रिवीजन। उसके अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। अगर मिल जाए तो आप मुझे ही बता देना, क्योंकि है ही नहीं। वो सब मैं अपने यस लेवल पे कर चुका हूँ, कोई तरीका नहीं है उसके अलावा। थैंक यू सर। चलिए आप में हाँ से सैयद नेक्स्ट जी। नेक्स्ट और कोई? आप में से किसी और को कुछ पूछना है? सर सर मेरा एक सवाल है, जैसे मैं हाँ जी। थर्ड सेमेस्टर में अभी हूँ, अभी से ओके। पीसीएसजे और एपीओ का तैयारी करते रहता हूँ, हम्म। और श्रीवास्तव सर के वीडियो भी देखते रहता हूँ। तो मुझे सर आगे क्या मतलब है, क्या ज़्यादा फोकस क्या करना चाहिए, सर बता सकते हैं? आप अभी 5 ईयर लॉ कर रहे हैं कि 3 ईयर लॉ कर रहे हैं? 3 ईयर सर। हाँ, तो थर्ड सेमेस्टर इज द राइट टाइम, आपने सही समय शुरू कर दिया है। देखो मेरा ना, मेरी एक खुद की अवधारणा है कि मैंने जब जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट करी ना, तो मैंने जी मैंने बहुत ही पिन पॉइंटेड जुडिशरी की तैयारी करी, क्योंकि सामने लड्डू बहुत सारे दिखते हैं। बट मेरा ये मानना था कि अब अगर मुझे करना है तो फिर एक करना है, क्योंकि जब आप बात करोगे एपीओ या फिर एडीपीओ जो भी एग्जाम होते हैं, इसका ना सिलेबस जी बहुत अलग हो जाता है। मतलब कॉमन सब्जेक्ट्स तो सेम ही होंगे, जो सीपीसी सीआरपीसी, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। सीपी कॉमन 4 5 6 सब्जेक्ट तो सेम होंगे, 10 भी सेम हो सकते हैं, लेकिन एपीओ के एग्जाम में 15 और बेरेक्स आती हैं। तो जी अब सर। जितना टाइम आप उस पर लगाओगे, उतना जितना आप डेविएशन लोगे, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि डेडिकेटेड तैयारी डेडिकेटेड ही होती है। मेरे को पता है कि देयर शुड ऑलवेज बी अ बैकअप। तो जुडिशरी के एग्जाम्स में तो मैंने बैकअप ढूंढ दिया। अगर आप एमपी लिख रहे हैं तो राजस्थान बैकअप होगा, दिल्ली लिख रहे हैं तो हरियाणा बैकअप होगा, यूपी लिख रहे हैं तो बिहार बैकअप होगा। पर जनाब अगर आप एपीओ की बात करें तो मैं पर्सनली बहुत कन्विंस नहीं रहता हूं, क्योंकि अगर तैयारी करनी है तो एक एग्जाम की डेडिकेटेडली करो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
सर इस पे जी आपको सर। बेहतर गाइड कर पाएंगे कि कितना सिंक्रोनाइजेशन है दोनों एग्जाम में। पर मेरा हमेशा आउटलुक यही रहा था कि पकड़ो तो फिर एक ही जज बनना है तो फिर जज बनना है, फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। या तो फिर एक बार हार मान जाओ कि जज नहीं बन सकते, फिर एपीओ की तैयारी स्टार्ट करो, बिकॉज देर इज अ सेपरेट क्राउड ऑल टुगेदर जो कि एपीओ की डेडिकेटेड तैयारी कर रही है। जैसे मेरा दोस्त था, उसने राजस्थान का आरजेएस उसने दिया था, उसका वेटिंग लिस्ट में नाम चल रहा था, तब तक जेएलओ का जी एग्जाम भी सर। हुआ। उसका जेएलओ को, तो आपको पता है जूनियर लॉ ऑफिसर, उसका जेएलओ का प्री भी नहीं निकला और वो आरजेएस निकाल के बैठ गया। तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जी की सर। रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और अलग अलग बच्चा उस एग्जाम पे डेडिकेटेड तैयारी दे रहा है। जी सर। चलिए डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को देखिए सर एक मिनट। हेलो, सर एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर। सर ऋषभ सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इंग्लिश के पेपर की तैयारी कैसे करें। ठीक है मैम, आप प्रीलिम्स की बात कर रही हैं कि मेंस की? नहीं नहीं, मेंस की सर। हम एचजीएस का एग्जाम दे रहे हैं, मेरा हो सके तो लास्ट अटेम्प्ट हो। ठीक है मैम, इंग्लिश के लिए उसमें जैसे एचजीएस मतलब हायर जुडिशियल सर्विसेज, राइट? सर ये तो मैम इंग्लिश के लिए मैम देखो, मैंने तो बहुत कुछ नहीं किया था क्योंकि मतलब थैंकफुली मैं थोड़ा एनएलयू बैकग्राउंड रहा है, तो इंग्लिश और प्लस मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने ये मान लिया था कि मेरी इंग्लिश अच्छी है और मैं कराऊंगा। बट अगर मैं आपसे बेसिक बात करूं तो मैम, अगर एमपी और राजस्थान की बात करी जाए तो यहाँ पे एसेज, अगर सोशल ऐसे आया है, ऐसे एमपी में सोशल और लीगल ऐसे आता है, अगर सोशल ऐसे आया है मैम तो आप उसे थोड़ा लंबा रखो। ऐसे कहीं भी आए ऐसे लंबा लिखना होता है, आपको लंबा ऐसे लिखने की आदत पड़ेगी, क्योंकि जैसे अगर आप लंबा ऐसे लिखोगे ना तो एक प्रिजम्पशन अपने आप डिराइव हो जाती है। से मैंने सोशल ऐसे मैंने 8 से 9 पन्नों का 9 पन्नों का लिखा था मैंने, जबकि आमूमन बच्चा सिर्फ 5 से 6 पन्ने का लिख के आया था। तो जब अपने आप बल्ब दिखता है ना मैम, तो अपने आप नंबर ज्यादा निकलते हैं, नंबर 1। नंबर 2 मैम, हाँ नंबर 2 मैम, जब हम सोशल ऐसे लिखेंगे तो मैम हम मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखेंगे। उससे क्या है, अपने आप आपका कंटेंट भी बढ़ जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो मैम, एक होता है ना, एक हम कहते हैं पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे मान लो नारी का उठा लीजिए आप, वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसके पॉलिटिकल इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होंगे, उसके सोशल इफेक्ट क्या होंगे, उसके टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट क्या होंगे, उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होंगे, उसके लीगल इफेक्ट्स क्या होंगे। तो ऐसे अगर आप चाहें तो आप और भी चीजें निकाल सकती हैं। तो मैं यही करता था, ऐसे लिखा मैंने कोई भी टॉपिक, उसकी मैं पेस्टल एनालिसिस कर देता था। तो क्योंकि मैंने 10 डायमेंशंस बता दिए कि भाई मैं यहां भी सोच सकता हूं, यहां भी सोच सकता हूं, तो इससे मेरे पैराग्राफ भी ज्यादा बन गए, कंटेंट भी ज्यादा बन गया, और मेरा इससे दिख भी गया कि ये बच्चा ज्यादा चीजें सोच सकता है। तो उससे क्या है, लेंथ भी हो गई। हाँ बोलिए मैम। सर क्योंकि जैसे लॉ में आपने बताया कि बेसिक चीजें, सर हम हैं एक्चुअली हिंदी मीडियम से, और सर इंग्लिश का एक पेपर आता है जो 100 नंबर का रहता है, तो सर उसमें बेसिक चीजें कैसे हम क्रिएट करें। मैम वैसे उसमें क्या क्या आता है वैसे उसमें? सर जैसे ट्रांसलेशन आता है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, हाँ और प्लस ऐसे, और सर एक और आता है 60 नंबर का, सर समरी वगैरह सर आता है। प्रेसी राइटिंग ना, हाँ। तो मैम देखो, सर प्रेसिस सर। हाँ तो अगर हम बात करें ऐसे की, तो ऐसे आपको मैंने बता दिया कि आप लंबा ऐसे लिखिए और मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखिए, नंबर 1। जी लीगल ऐसे जब जी आएगा, सर। जो लीगल ऐसे आएगा, लीगल ऐसे में मैम आप मैक्सिमम प्रोविजंस डालिए, लॉ के प्रोविजंस। जैसे मैंने लीगल ऐसे लिखा था, मैंने पूरा लॉ भरा हुआ था और मेरे 20 में से 13.5 नंबर थे उस ऐसे में। तो आप उसमें प्रोविजंस भरिए लॉ के, जो भी आपको समझ आ रहा है, सीआरपीसी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, कहीं से भी जो प्रोविजंस आप डाल सकते हैं वो आप डालिए, आप लॉ की नॉलेज दिखाइए। फिर आप उसमें केस लॉज भी डालिए, जो आपने केस लॉज पढ़े हैं जहां भी। हम ऐसे मेरे में आया था एक्सेस ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग कोविड, तो पहले मैंने जस्टिस समझाया कि भाई प्रियम्बल में जस्टिस दिया हुआ है, फिर इन आर्टिकल से जस्टिस का एसेंस निकलता है, फिर इन सेक्शन से जस्टिस का एसेंस निकलता है, फिर कोर्ट ने जस्टिस को पैरामाउंट माना है कुछ केसेस में, वो बताया। फिर कोविड बताया, फिर कोविड में जो नई स्कीम चलाई थी ई मतलब जो आपकी ई कोर्ट्स वाली, वो बताई मैंने। फिर उसके फायदे बताए, फिर नुकसान बताए। तो ये तो आपका ऐसे का हो गया।
फिर आते हैं हम ट्रांसलेशन पे। ट्रांसलेशन के लिए आपको क्या करना है, दो चीजें होती हैं। सबसे पहली कि आप एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आप वेबसाइट खोलिए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट की, जहां पे हिंदी में जजमेंट दी होंगी। जो जजमेंट्स हिंदी में दिए हैं, अब उन्हें इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगी? अगर आपको उन्हीं का इंग्लिश वर्जन मिल जाए तो ठीक है, पर वो नहीं मिलता। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, आप अपने फोन में ना गूगल लेंस डाउनलोड कीजिए आप, ठीक है, और उन जजमेंट्स को आप सर एक बार रिपीट सर रिपीट गूगल कर दीजिए। लेंस, क्या सर? गूगल गूगल लेंस, LENS, गूगल लेंस, आप उस जजमेंट को आप प्रिंट कर लीजिए, तो वो हिंदी में आपके सामने आ गई। अब आप गूगल लेंस फोन में डाउनलोड कीजिए। जब आप गूगल लेंस लगाएंगे, आप ऊपर रखेंगे उस जजमेंट के, तो आपको वो जो हिंदी में लिखा है वो इंग्लिश में दिखेगा अपने फोन पे। तो अब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इस तरीके से आपको प्रॉपर एक अच्छा खासा अनुवाद मिल जाएगा। तो आप ऐसे ट्रांसलेशन बेसिक वहां से समझेंगी, क्योंकि ट्रांसलेशन में बहुत सारी लाइनें वहीं से उठ के आ जाती हैं जजमेंट से। जैसे बेल ग्रांट कर दी है ना, तो ये मुचल का जो भी सब होता है, तो मैं भूल भी यस गया, सर, बट यस सर। मेरे भी सब टिप पे थे ये सारी चीजें। वो आपका श्योरिटी, बेल बॉन्ड, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, नक्शा, मौका नक्शा, जो भी सारी चीजें होती हैं, अन्वेषण, और वो जो भी आपका न्याय, जो भी सारी ये चीजें हैं, लीगल वर्ड सर। एग्जैक्टली। तो फंडा ये है कि मैम आपको वो ट्रांसलेशन तो करना ही है, साथ में आपको एक लीगल ग्लॉसरी बनानी पड़ेगी, जहां पे आप समझ रही हैं कि देखो ट्रांसलेशन इज नथिंग बट, हाँ, कोई बोल रहा है कि गूगल लेंस सही ट्रांसलेट नहीं कर सकता, तो क्या होगा, देखो मैम, उसमें ये होगा कि वो एकदम प्रिसाइजली करके नहीं देगा, लेकिन जो मोटे मोटे वर्ड्स जिनको आपको ढूंढना पड़ेगा अलग से बार बार गूगल कर करके, वो आपको एटलीस्ट सटीक बता देगा। और टू एन एक्सटेंट एक्यूरेट भी हो जाता है, मैंने पर्सनली किया है, कई कई जगह दिक्कत आती है, बट टू एन एक्सटेंट वो ठीक ठाक उसमें एक्यूरेट रहता है वो। तो मेरे ख्याल से उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे आप ट्रांसलेशन, थैंक यू सो मच सर। इसमें एक किताब और है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक आती है मनमोहन जोशी करके किताब आती है MP में ट्रांसलेशन की। तो आप मनमोहन जोशी की किताब खरीदिए और आप मैम उसको सॉल्व कीजिए। उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के सवाल भी हैं और उसमें प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। तो अगर आप वो कर लेंगी तो ट्रांसलेशन हो जाएगा। सर बुक का नाम क्या है? मैम मनमोहन जोशी उसका ऑथर है। ट्रांसलेशन MP के लिए ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है, बाय मनमोहन जोशी, ही इज द ऑथर ऑफ द बुक। ओके, थैंक यू सर। चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए सर, आज हम लोगों ने ऋषभ जी का बहुत समय लिया, और ये एक करंट जज है, बिल्कुल अभी एनर्जेटिक हैं, और आप लोगों को देखिए इन्होंने वो टिप्स बताई जो आप लोग के लिए सच में बहुत ज़रूरत है। और जो जो चीज़ें इन्होंने बताई कि सबसे पहले आप लोग क्लासीफाइड कर लीजिए कि किस जुडिशरी में आपको जाना है। ये नहीं कि जहाँ का फॉर्म निकला वहीं का फॉर्म डाल दिए। जैसे आप लोग को क्लास में ही बताया जाता है कि आप लोग के पास बेयर एक्ट होना चाहिए, टेक्स्ट बुक होना चाहिए, आपको बताया जाता है कि आप सर के क्लास को रेगुलर करिए, फिर आपको बताया जाता है कि 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करिए, फिर आपको बताया जाता है प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए। ये तो हम समझते हैं कि डेली हम आप लोग को बताते रहते हैं, और यही जो है एक तरह से आप मानिए कि एब्सोल्यूटली रूल्स है सिलेक्शन का, इसके सिवा कोई भी तरीका नहीं है। और देखिए अभी आपको बताया ऋषभ जी ने कि बेयर एक्ट को 20 बार पढ़ा, कि हम 2-3 घंटे एडवोकेट्स के पास जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि देखिए जिसको कंपटीशन निकालना है वो कतई कोई काम ना करे, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, और कुछ भी नहीं। आपका कंपटीशन उन लोगों से है जैसे ऋषभ जी से कंपटीशन है, जिन्होंने 20 बार 25 बार बेयर एक्ट को पढ़ा। अब आप अगर एक बार पढ़ के कंपटीशन में उतरेंगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? तो जो 2 घंटे आप किसी और काम में लगाते हैं, उसको आप उसी टाइम को आप अगर अपने बेयर एक्ट में लगाएं, प्रीवियस ईयर के पेपर में लगाएं, तो ये पक्की बात है कि आपको जल्दी सिलेक्शन मिलेगा और श्योर सिलेक्शन मिलेगा। इस चीज़ों का आज आप लोगों ने जो एक एक बातें बताई गई, अभी ये आप लोग को लिंक भी मिल जाएगी क्लास के 1 घंटे के बाद। इसको आप लोग देखिए, आज का बहुत ही अच्छा ये सेशन था, और वो बारीकियाँ
आपने बताया जो सच में आप लोग के लिए बहुत सी यूज़फुल है। जो किताब का नाम बताया ट्रांसलेशन के लिए, आप लोग उसको, जिसको एग्ज़ाम में इंग्लिश की तैयारी करनी है वो किताब ले लीजिएगा। जो नोट्स का बनाने का तरीका बताया वो ले लीजिएगा और पढ़िएगा। फिर कभी मौका लगेगा फिर आपको हम इनवाइट करेंगे, फिर आपको कोई बारीकियाँ पूछनी होगी तो आप पूछ लीजिएगा। और कोशिश करिए कि आप तो जा रहे हैं ज्वाइन करने, अगले बार आप लोग भी जाएं ज्वाइन करें एमपी में, तो आपको अच्छा लगेगा। जिन्होंने आपको गाइड किया उनके गाइडेंस में आपने भी सिलेक्शन ले लिया। तो आज इसी के साथ हम लोग सर ये- मेरा एक क्वेश्चन है। कौन? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए कश्यप जी, बोलिए। कश्यप हाँ बोलिए। सर, जो एक मिनट सीआरपीसी सर, का एक बार मैं एविडेंस। एक सेकंड सर, मैं एक बार कट के वापस ज्वाइन करूं, प्रोबेबली द वीडियो आएगा एक बार, इफ आई कैन। मैं एक बार काट के आई ज्वाइन अगेन सर। ओके सर, ओके सर। के लिए जो आप लोग को फार्मूला बताया जाता है, ठीक है, बस उसी फार्मूले पे आप लोग को चलना है और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और कोई भी तरीका नहीं है सिलेक्शन दिलाने का। अभी तो अगस्त में आप लोग को और भी हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में लाएंगे, तो जो तरीका बताया जाता है उसी तरीके पे आपको अपने को आगे बढ़ाना है। और 1 मिनट का टाइम आप लोग से कई बार बताया जाता है, संडे मंडे ट्यूसडे सब दिन पढ़ना है। ये नहीं कि आज संडे आज पढ़ाई नहीं करना है। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो, अभी आपने सुना कि जो व्यक्ति सेलेक्ट हुआ उन्होंने 20 बार 25 बार डायरेक्ट पढ़ा। आप क्या समझते हैं ऐसे ही सब स्टूडेंटों से आप लोग का सामना होगा? और अगर आप सर जो सीआरपीसी हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, तो सर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसका, सर सीआरपीसी में तो कंटेंट उतना नहीं रहता है, तो जितना कंटेंट रहता है उतना लिखने से क्या हो जाएगा? उतना ही तो लिखना है आपके पास। इतना लेंदी पेपर होता है बिहार का, यूपी का, सर जुडिशरी का, कि आप अगर सिलेक्टेड नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन ही छूट जाएगा। आपको सर जितना उसमें एग्जामिनर पूछ रहे हैं, पहले तो आप ये तय करें कि एग्जामिनर पूछ क्या रहे हैं। जितना पूछ रहे बस उतना यस लिखना है। सर, उसमें लिखा रहता है क्या कि 200 250 300 हाँ, कुछ कुछ अक्षर में लिखे? जुडिशरी में लिखा रहता है। जैसे राजस्थान में तो बुकलेट में ही आपको आंसर देना है। राजस्थान में आपको अलग से कोई कॉपी नहीं मिलती, उसी बुकलेट में उतना जगह छुट्टी रहती, उसी बुकलेट में आपको लिखना है। चलिए और कठिन हो गया, इसीलिए आप लोग लिमिटेड लिखने की आदत डालिए, टू द पॉइंट लिखने की आदत डालिए। जितना पूछा जाए उतने की आदत डालिए। हाँ देखिए, ऋषभ जी जुड़ गए हैं, अब उनकी बात को आप लोग सुने। हाँ ऋषभ जी बताइए। म्यूट है, आप मोबाइल को ओपन कर लीजिए, साउंड आपकी नहीं आ रही है। सॉरी, आई थिंक कोई किसी को सवाल पूछना था ना सर, वो एक बार पूछेंगे सवाल। हाँ कश्यप आ जाइए। कश्यप बोलिए, आप क्या पूछ रहे थे? यस सर, वही सर, जो सीआरपीसी का चाहे एविडेंस हो या कोई भी एनी सब्जेक्ट, जुडिशरी का जो सब्जेक्ट है, तो उसमें कंटेंट जो कम रहता है वही हम 200 250 में लिखना रहता है, तो फिर जो बेयर एक्ट में कंटेंट दिया रहता है उतना लिखने से काम चल जाएगा? आप कौन सी स्टेट टारगेट कर रहे हैं आप? सर मेरा टारगेट है सर बिहार, यूपी और एमपी। तो बिहार यूपी में तो बड़े बड़े आंसर अगर लिखने होते हैं तो देखो ऐसा ही है, अगर मान लो कोई सेक्शन ऐसा पूछा गया है जो कि बहुत छोटा है, जिसमें ज्यादा कंटेंट नहीं है, तो उसका फिर सोल्यूशन यही है कि आपके पास अगर उसके नोट्स होंगे तो आप एटलीस्ट उसमें केस लॉ डाल पाएंगे, आप उसमें पर्पस पॉलिसी डाल पाएंगे, आप उसमें उसके कुछ प्रैक्टिकल नुआंसेस डाल पाएंगे। तो इसीलिए नोट्स भी रिवाइज रेगुलरली करना जरूरी होता है, ताकि अगर डाइंग डिक्लेरेशन टाइप के क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत कम माल दिया हुआ है बेयर एक्ट में, तो ऐसे सेक्शन 77 सबसे छोटा, तो चलो जो भी है, ऐसा जो भी अगर छोटा सेक्शन है, अगर आपको पर्पस पॉलिसी पता है उस चीज की, जो कि आपको सिर्फ अपने नोट से ही पता लगेगा, कुछ केस लॉस पता है उस पर, तो एटलीस्ट आप उसे सब्सटैंशिएट कर पाएंगे। और अगर ज्यादा बड़ा बड़ा लिखना ही है तो फिर आप कुछ नहीं है, आप सेक्शन लिखिए, फिर आप उसको अपनी भाषा में वापस समझा दीजिए लंबा करके, या आप उसे पॉइंट पॉइंट में लिख दीजिए। तो ये भी एक तरीका है आंसर बड़ा दिखाने का।
कि इंस्टेड ऑफ Yes. राइटिंग योर आंसर्स इन पैराग्राफ यू राइट योर आंसर्स इन पॉइंट। एमपी एंड राजस्थान की बात कर रहा हूँ, बिहार का ही डोंट नो, बिहार में प्रोबेबली पैराग्राफ में लिखना होगा, पर जो लोग एमपी एंड राजस्थान टारगेट कर रहे हैं वो इस चीज को ध्यान रख सकते हैं कि अगर अपन पॉइंट पॉइंट में लिखेंगे अपने आंसर्स, इट इज वेरी इफेक्टिव वहां पे। और Thank किसी you, का sir. कोई क्वेश्चन? जल्दी करिए, सर का टाइम भाई, अब ऋषभ जी को छोड़िए। गुड इवनिंग किसी कुछ पूछना हो जल्दी करें। हाँ आदित्य जी। सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा कि आपने बताया कि आप बेयर एक्ट को 20 बार रिवाइज किए थे, तो बेयर एक्ट के हर सेक्शन को आपने रिवाइज करा था कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन? अब देखो ये क्या होता है कि जब आप पहली दूसरी बार बेरेक पढ़ रहे होते हो ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम आप कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आप उन्हें मार्क करते हुए चलते हो। देखो मोटा मोटा सीआरपीसी एविडेंस के सारे सेक्शन पता होने चाहिए, वो क्योंकि 160 सेक्शन है, 65 सेक्शन है, वो टिप्पे होने चाहिए। आप आईपीसी के सभी सेक्शन नहीं कर सकते, तो उसमें आप जो भी आपके कम से कम 50 सब्सटैंशियल ऑफेंस बनते हैं आईपीसी में, आपको वो विद इंग्रेडिएंट्स याद होने चाहिए। तो उसके आगे पीछे के चार्जिंग प्रोविजन हो गए, थोड़े एग्रावेटेड हो गए, तो बेसिकली जब आप एक बार खुद रीडिंग मारोगे ना इन चीजों की, तो आप खुद समझ जाओगे। जैसे मैं तो समझ गया था किसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ये सवाल उठता है सीपीसी में, बिकॉज ऑर्डर्स के अंडर बहुत सारे रूल है, अब हम हर रूल तो याद कर नहीं सकते, सेक्शन फिर भी याद कर सकते। मेरे को सीआरपीसी के 484 के 450 सेक्शन मुझे ऑन टिप्स याद थे, कुछ जो मैंने स्किप किए थे वो मुझे पता था कि ये नॉन एसेंशियल है, इनसे कभी सवाल आ ही नहीं सकता, तो वो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। सीपीसी का बताता हूँ, जब पहली रीडिंग मारेंगे सीपीसी की बेयर एक्ट की, तो आप क्या करिए, कुछ जैसे अब मैं बात करूं ऑर्डर 1 की, तो मुझे पता है कि ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, मिसज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, रिप्रेजेंटेटिव सूट, कॉज ऑफ एक्शन वाला जो भी, तो उसमें कुछ 5-6 रूल हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको वहीं मार्क कर लीजिए पहले बेयर एक्ट में, और जब वो ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है जहां पे, वहीं पे आप इंपॉर्टेंट रूल्स में लिख लीजिए। तो जब आपको पहली बार बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पहली बार आपको सब पढ़ना है, पर आपको ये समझना है कि इनमें से किस में से क्वेश्चन बन सकता है। इतनी समझ तो सब में होती है, जिसमें नोटिस का कुछ बताया है, फालतू की एनेक्स्चर बताया है, वो तो अपन को क्यों पढ़ना है, वो तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उससे कभी सवाल बन ही नहीं सकता। तो जिनसे सवाल बन सकता है आप उनको मार्क कर लेते हो और उनको आप लिख लेते हो ऊपर, स्पेसिफिकली सीपीसी की बात कर रहा हूँ। और जब अगली 19 बार जब मैंने रिवीजन किया, तो मैंने सिर्फ वही स्पेसिफिक रूल्स पढ़े। देयर इज अ रिस्क, बट देन एज आई ऑलवेज से, आपको कंसाइज करना ही पड़ेगा। रिस्क ये है कि आपका एक सवाल उसमें से आएगा जो आप नहीं बता पाओगे, पर अच्छी बात ये है कि वो उस एक सवाल के लिए आप अपने बाकी 50 क्वेश्चन रिस्क नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि वही चीज बार बार रिवाइज करोगे और आपको पहली रीडिंग में पता लग भी जाएगा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वही चीज दिमाग में बैठ जाएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इसीलिए फर्स्ट जो रीडिंग करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे ऊपर लिख लीजिए इंपॉर्टेंट रूल्स, वहां पे लिख के, और जब अगली बार पढ़ो सिर्फ उन्हीं रूल्स को पढ़ो। एग्जाम के एक बार पहले आप फिर नजर मार सकते हो सभी रूल्स पे, बट जब मल्टीपल टाइम अपन रिवीजन कर रहे हैं तो हमको सिर्फ वही रूल्स पढ़ने हैं जो हमें पता है इंपॉर्टेंट है। दैट वाज माय स्ट्रेटजी। चलिए, आज जो है बहुत अच्छा सेशन आप लोग का रहा। ऋषभ जी ने बहुत ज़्यादा समय भी दिया और बहुत ही बारीकी आप लोग को बताई, जो आप लोग को सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। अब आप लोग की ड्यूटी है कि ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, अब 1 घंटे के बाद आप लोग को मिल जाएगा। इसको आप लोग अपने पास रखे रहिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे आप लोग सेक्शन को रिवाइज करते हैं ऐसे वीडियो को भी रिवाइज करिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोग को सारी बातें हर समय याद आती रहेंगी और आप लोग अपना एग्ज़ाम दीजिए। फिर फर्दर कभी ज़रूरत होगी फिर आपसे रिक्वेस्ट करके आपको लाया जाएगा और फिर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा वो पूछेंगे। और सर एक और चीज है, जैसे जिनको दोज हु हैव एनी स्पेसिफिक डाउट, वो ऐसे दे कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम। अभी क्योंकि इन दिनों से आई हैव बीन गाइडिंग अ लॉट ऑफ पीपल, तो जो मोटा मोटा जो मेरे पास ज्ञान है, जो भी मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। बट अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो ऑब्वियसली सर हैं, मतलब हम सभी उन्हीं के शिष्य हैं, तो भाई वो तो ऑब्वियसली ही नोज एवरीथिंग बेटर देन अस। बट स्टिल इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरी, तो यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम। वहां पे आई यूजली लाइक टॉक टू पीपल, तो अगर जो वहाँ, या फिर लिंक्डइन जो भी आप चलाते हैं, आप वहां पे एक स्पेसिफिक अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। जैसे मान लो जीके जीएस के लिए कौन सी किताब, तो आई नो कि एमपी के लिए पूजा लॉ हाउस की किताब आती है जीके की, या राजस्थान के व्याकरण के लिए आती है आपकी वो
राघव प्रकाश की। तो ऐसी अगर इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी लाइक इंडिविजुअल टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन, तो वहां पे मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी सर हैं, जो भी आपका होता है आप सर को बताएंगे तो मैं सर के थ्रू कम्युनिकेशन में हुई ना सर। दैट वुड बी इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। देखिए बहुत अच्छा बता दिया आपने कि आप लोग इंस्टाग्राम पे अपनी बात को डाल देंगे तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। अब हम चाहते हैं कि आज का सेशन ख़त्म किया जाए, बहुत देर हो गई है। ऋषभ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुत ही Thank you, sir. बहुमूल्य समय दिया। अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई इसलिए समय लेने का अधिकार था, क्योंकि ज्वाइनिंग होने के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं, फिर आपकी एक नई जीवन शुरू हो जाता है, तो उसमें टाइम देना संभव Right. नहीं रहता। तो आप लोग बहुत लकी हैं कि आज आपको एक ऐसे नए जज से मुलाकात हुई जो आप लोग के सपना है, जो आप लोग के ड्रीम्स हैं, वो आप लोग को बिल्कुल सामने दिखाई पड़े। और आज इसी सेशन को हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू। सर इसमें मैं आईडी एक बार अपनी वो कोई पूछ रहा आईडी, तो एक बार मैं कैसे मैसेज डालूं इसमें सर इन कॉल में? एक बार मैं आप ऋषभ दीक्षित के नाम से सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा अभी डिस्क्रिप्शन में डलवा देते हैं, हाँ लिंक डलवा देते हैं, ठीक है सर। तो आप लोग को देख वो लेंगे। हर्षित को पता होगा सर, एक बार आप उसको दे दीजिए। हाँ डलवा देंगे। ठीक है सर। थैंक यू डियर Okay. स्टूडेंट, थैंक यू ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब थैंक लोगों यू को। सर। थैंक यू सर। Thank you. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप लोग को जो जुडिशरी का अपडेट है वो जानने के लिए टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर परीक्षा रिफ्रेशर है, और व्हाट्सएप पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन का नंबर दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो जैसे अभी आपने देखा कि एक बहुत ही एनर्जेटिक सेलेक्टेड जज से आप लोग की मुलाकात हुई। ये सीरीज बराबर चलती रहती है, इसका लाभ आप लोग तभी पा सकते हैं जब आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी बेल आइकन को दबाकर परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल से जुड़ें। और डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही है, जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस है, इसके सारे नए बैचेस हायर जुडिशियल के, सिविल जज के, एपीओ के 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 अगस्त से जो आप लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका आप लोग का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं 2 नंबर सर का शो कर रहा है, 9005078691, 9335144265। ये 2 नंबर है, दोनों व्हाट्सअप नंबर है। आप उसमें मैसेज डाल के आप अपना रजिस्ट्रेशन लेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि जो आधार आपका है उसका फेस साइड बैक साइड दोनों की फ़ोटो डालनी है, आपको अपनी लेटेस्ट फ़ोटो डालनी है, और जो फीस स्ट्रक्चर शो कर रहा है उसके लिए आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा और आप उसको फ़ीस डिपॉजिट करेंगे। फिर आप लोग को 1 अगस्त से जो क्लास स्टार्ट होगी शाम को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक क्लास गूगल मीट पर चलेगी। क्लास के पहले आप लोग को PDF फॉर्म दिए जाते हैं, ऑनलाइन क्लास चलती है, और फिर जो ऑनलाइन क्लास होती है वो रिकॉर्डेड क्लास हो जाती है। जैसे जैसे पेपर कंप्लीट होता है उसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं, सारे लेटेस्ट केसेस बताए जाते हैं, जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नई नई रूलिंग दी जाती है वो आपको बताया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है या कोई संशोधन किया जाता है, इन सब बातों से आपको क्लास में बताया जाता है। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आप लोग फुली रेडी रहिए। 1 अगस्त से आप लोग का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ये दोनों सर का व्हाट्सअप नंबर है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।